हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, यानी हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए, मतलब कि कम समय में हम ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसमें हमारे मेन टॉपिक क्या होने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे, पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। जैव मंडल के बारे में, जैव विविधता के बारे में देखेंगे, जैव विविधता, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। किसके बारे में? ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है। तो प्यारे साथियों, आप सबसे बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन अभी नए हैं या फिर चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, वो ये देखिए, ये जो टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें नहीं पूछा जाएगा। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक। इसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो चाहे जितनी लंबी हो, उसका आप लोग वो मत रखना, ठीक है। हम इस वीडियो में पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक आपको और बता दें कि यहाँ पर देखिए, देना चाहिए था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक। हम अपनी तरफ से इसमें लिख दे रहे हैं, सब हालांकि सभी को पता होता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक। ये बात याद कर लीजिए। 5 जून आप कभी मत भूलिएगा। कभी कभी तो एक बार ऐसे ही टेस्ट हुआ था, उसमें तो करीब 80% बच्चे ही सही किए थे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब सोचिए वो 20% बच्चे कैसे होंगे, कितने पीछे होंगे, जिनको ये नहीं पता है कि अभी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो अभी बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं बच्चे कि इनको पता ही नहीं होता कि दिवस, ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसको आप लोग हल्के में मत लेना, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, यानी इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। कितना सुंदर चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे पर्यावरण का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही प्यारा चित्र यहाँ पर 3D के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हमें घेरे हुए हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य तथा अन्य सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, ठीक। और एक शॉर्ट फॉर्म में हम बताएं तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। परिधन, आवरण। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। परि का मतलब है चारों तरफ से, चारों तरफ। आवरण का मतलब होता है क्या? घिरा हुआ, ठीक, घिरा हुआ। तो इससे क्या पता चला कि पर्यावरण का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ ही भूभाग हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और वो चारों तरफ से किससे घिरा होगा? वायु से घिरा होगा, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, अन्य सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं से घिरा होगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो उससे पहले हम क्या देखते हैं? पर्यावरण के घटक। अगर पर्यावरण के घटक की बात कर लें तो इसके घटक कितने हैं? 3 हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक, ठीक। ये 3 प्रकार के घटक होते हैं। वैसे मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका जैविक और दूसरा हो गया अजैविक। सांस्कृतिक घटक को नहीं गिना जाता है।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बस 2 ही हमको पढ़ने हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या होता है, ये सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पंछी, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव आदि, ठीक है, ये सब क्या है, जैविक घटक हैं। अजैविक घटक की बात करें तो ये निर्जीव होते हैं। देखिए, जैविक मतलब जिसमें जान हो, ठीक, अजैविक मतलब जिसमें जान न हो। तो ये निर्जीव होते हैं, कौन कौन से, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, प्रकाश, तापमान, खनिज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ठीक, अगर पर्यावरण के महत्व की बात करें तो यह जीवन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, पर्यावरण कराता है। यह सभी जीवों को आश्रय प्रदान करता है, यानी हमारे भूभाग पर जितने भी जीव प्राप्त प्रदान मतलब होते हैं, ये उन सभी को क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है। यानी पर्यावरण जो है हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और हमें जीने के लिए नई दिशा देता है। ठीक है, स्वयं को जीवित रखने के लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराता रहता है। यह जलवायु को संतुलित रखता है, यह जैव विविधता को बनाए रखता है और यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ठीक, ये तो हो गया पर्यावरण का महत्व के बारे में। सांस्कृतिक घटक को देख लेते हैं। ये मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे भवन हो गया, सड़कें हो गई, कारखाने हो गए, तकनीक हो गई, परंपराएं आदि। ठीक है, ये तो हो गए सांस्कृतिक घटक। हमको क्या पढ़ना था, हमको बस जैविक घटक पढ़ना है और अजैविक घटक पढ़ना है, बस यही 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण देख लेते हैं। ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण होते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है, मृदा प्रदूषण कैसे होता है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, वनों की कटाई से क्या प्रदूषित होता है। ठीक है, इसको बात करते हैं। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं जलाना, यानी कोई चीज़ आप जला रहे हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। ठीक है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, गंदे पानी का नदियों में मतलब डालना, जैसे तालाबों में बहाना, जैसे अस्पतालों से, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को जब हम नाली के माध्यम से नदियों में, तालाबों में डालते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण की बात करें तो कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, यानी जब हम उपज को बढ़ाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कचरा भी इसमें शामिल है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो वाहन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से होने वाला शोर, यानी जो भी शोर हमको इरिटेट करता है, हमारे कानों के ऊपर प्रभाव डालता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, वीडियो बनाने में और पीडीएफ तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है और हम जान लीजिए कि बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि वीडियो आप लोगों को हर टॉपिक पर मिल जाए। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वीडियो सभी भाई बहन तक पहुंच सके। ठीक है, और देखिए, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर जो भी भर्तियां आती हैं, जिस टॉपिक को आपको चाहिए, वो सब हम इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आप अपना कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपकी डाउट्स को दूर करने के लिए। ध्वनि प्रदूषण तो हो गया। वनों की कटाई से क्या होता है, तो वनों की कटाई से यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता है। ठीक है, यानी मृदा का क्षरण होने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय देख लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल का संरक्षण करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, कचरे का सही प्रबंधन करें और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं। ठीक है, ये तो होंगे आपके पर्यावरण संरक्षण के जो इम्पोर्टेंट उपाय हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे अस्तित्व की आवश्यकता है। ठीक है, यदि आप पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं बहुत ही भयंकर मतलब परिस्थिति का सामना करेंगी। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अब बात करें, यहाँ पर देखिए दोबारा रिपीट कर दिया गया है, हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन और विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के घटक की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक हैं, कौन कौन से हैं, स्थल मंडल हो गया आपका, जलमंडल हो गया और वायुमंडल हो गया।
ठीक। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्थल मंडल की यानी लिथोस्फीयर की, तो यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसमें पृथ्वी की पपड़ी, चट्टानें, मिट्टी, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल आदि शामिल होते हैं। यानी स्थल मंडल पर कौन कौन से शामिल होते हैं, यानी यह पृथ्वी का कठोरतम रूप है। ठीक है, स्थल मंडल जो है पृथ्वी का कठोरतम रूप है यानी ठोस भाग है। इसमें जो पृथ्वी की पपड़ी मतलब पृथ्वी की ऊपरी की सतह जो होती है वो शामिल होती है, चट्टानें शामिल होती हैं, मिट्टी हो गई आपकी, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पठार, मरुस्थल, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक, और इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके संरचना की, एक बार में एक टॉपिक खत्म करेंगे। तो पृथ्वी की सतह ठोस चट्टानों से बनी है जिसे पपड़ी कहते हैं। ठीक है, पपड़ी के नीचे मेटल का और कोर होते हैं। पपड़ी के नीचे क्या होते हैं, मेटल और कोर होते हैं। सबसे ऊपर पपड़ी होती है, उसके नीचे मेटल और कोर होते हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल रूप क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका पर्वत हो गया, हिमालय, अरावली, नीलगिरी आदि, ये क्या है प्रमुख स्थल रूप, मतलब स्थल पर पाए जाने वाले ये कठोरतम रूप हैं। पठार हो गया आपका यानी दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। मैदान में हो गया क्या, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। मरुस्थल में हो गया क्या, थार का मरुस्थल, कच्छ का रण। ठीक, ये सब क्या है, स्थलीय भाग है। ठीक है, कठोरतम रूप है। मृदा की बात करें तो मिट्टी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। ठीक, किससे बनती है, जब चट्टानें टूट टूट कर, जैसे कोई चट्टान है, ये मान लीजिए पहाड़ है, जब यहाँ से टूट टूट कर चट्टानें निकलती हैं तो इसी के अपक्षय से क्या बनता है, मिट्टी बनती है। मृदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली लैटराइट यानी मरुस्थलीय आदि, ये सब मिट्टी के रूप हो गए। अब मिट्टी के बारे में हम एक दिन डिस्कस विस्तार से करेंगे, हम उसमें सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मृदा कृषि और वनस्पति के लिए आवश्यक है। यानी यदि आप कृषि करना चाहते हैं, वनस्पति का जो है वो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, मृदा बहुत ही अहम रोल निभाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। तो स्थल मंडल संरक्षण के उपाय की बात करें, इसका संरक्षण का उपाय कैसे होता है, वनों की कटाई को रोकें। ठीक है, भूमि का अंधाधुंध उपयोग न करें, मृदा अपरदन को रोकें और वृक्षारोपण करें। ये स्थल मंडल संरक्षण के यानी स्थल मंडल के सुरक्षा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि बचाव के उपाय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अब जलमंडल के बारे में। अगर हम बात करें जलमंडल की यानी हाइड्रोस्फीयर की, तो इसमें पृथ्वी पर पाया जाने वाला सभी प्रकार का जल शामिल होता है। मतलब जलमंडल में पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जल पाए जाते हैं सभी शामिल होते हैं। ठीक है, जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। जल के स्रोत की बात करें तो महासागर से 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, महासागर जो है 71% भाग जल से ढका हुआ है। प्रमुख महासागर की बात करें तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये सब हो गए महासागर के बारे में। समुद्र भी है इसमें, जल के स्रोत में समुद्र भी आता है। नदियाँ आ गई, नदियों में कौन कौन सा होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि। ठीक है, झीलें भी शामिल हैं जल के स्रोत में, वो जैसे वूलर झील हो गया, चिल्का झील हो गया। भूजल यानी जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है वो भी शामिल है जलमंडल के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया आदि। हिमनद एवं बर्फ यानी जो पहाड़ों पर बर्फ से ढका होता है, यानी ध्रुवों और पर्वतों पर जो बर्फ ढकी होती है वो भी जलमंडल के स्रोत में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, जल का महत्व देखते हैं। अगर हम बात करें जल के महत्व की, तो यह जीवन के लिए अनिवार्य है। मतलब आप सभी को पता होगा कि जल जो है हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। कृषि के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए, जल विद्युत ऊर्जा आदि में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जल चक्र जो होता है यानी वाटर साइकिल के माध्यम से इसका संतुलन बना रहता है। ठीक है, जल चक्र के माध्यम से इसका संतुलन भी बना रहता है। जैसे जल चक्र कैसे होगा, देखिए वाष्पीकरण होगा। ठीक है, समुद्रों, झीलों, तालाबों से, यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यानी समुद्र से वाष्पीकरण होकर कहाँ पर जाएगा, बादल में। ठीक है, इससे बादल बनेंगे, बादल बनकर क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं। ठीक, तो यहाँ से मतलब कि एक प्रकार से इसका साइकिल चलता रहता है।
जब वर्षा होगी तो फिर ये जल जो है कहाँ पर जाएंगे, नदियों में जाएंगे, फिर यहाँ से वाष्पीकृत होकर बादल बनेंगे, बादल यानी संघनन के द्वारा वर्षा होगी, फिर ये नदियों में आएंगे। ठीक है, तो यही इसका जल चक्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें जल के संरक्षण के उपाय की, तो वर्षा जल का संचयन करें, जल का व्यर्थ बहाव रोकें, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि को संरक्षित करें, कम जल में अधिक फसल देने वाली तकनीकी अपनाएं। ठीक, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में क्या होता है, यानी इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, यह पृथ्वी के चारों ओर गर्म और गैसों की परत है जो जीवन को बनाए रखने में सहायक होती है। मतलब वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक, अगर हम बात करें वायुमंडल की संरचना की, तो इसमें वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन इसमें 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस से लगभग कुछ पॉइंट में पाया जाता है, मतलब 1% के लगभग पाया जाता है। ठीक है, ये सब जो अन्य गैसें होती हैं, इसमें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। अगर पूछ दिया जाए कि दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की परत की। तो वायुमंडल की परत की हम एक बार बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। देखिए आप लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश को भी महत्व उतना ही दीजिएगा जितना हिंदी को दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश हिंदी की बजाय इंग्लिश में अब क्वेश्चंस बनने लगे हैं, मतलब कि उसका इंग्लिश वर्जन पूछ देता है। ट्रोपोस्फेयर की दूरी पूछ देगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की पूछ देगा, मीजोस्फेयर मतलब क्या होता है, ये सब जब आपको पता रहेगा कि इसके मतलब हिंदी में क्या होते हैं या फिर इसका हिंदी का इंग्लिश मतलब क्या होता है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की, यानी ट्रोपोस्फेयर की। मतलब यह होता है 0 से 12 किमी पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई तक यह मंडल पाया जाता है। कौन सा, क्षोभ मंडल। ठीक है, मौसम की घटनाएं यहीं पर होती हैं। ठीक, मौसम की घटनाएं कहाँ पर होती हैं, जैसे बिजली का चमकना वमकना, ये सब बारिश वारिश यहीं से होती है क्षोभ मंडल में। अब उससे ऊपर होता है क्या, समताप मंडल। समताप मंडल का ऊंचाई कितना होता है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, यानी पर जहाँ पर क्षोभ मंडल खत्म होता है वहीं से समताप मंडल शुरू होता है। इसकी ऊंचाई इतनी होती है। ठीक है, कितनी, 12 किमी से 50 किमी के बीच में इसकी ऊंचाई होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अगर देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो आप कहेंगे किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 12 किमी से लगाकर 50 किमी के मध्य होती है। ठीक है, यानी यह किसके ऊपर पाया जाता है, अभी पूछ दे कि समताप मंडल जो है किसके ऊपर पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और मध्यमंडल के नीचे। आगे बढ़ते हैं, मध्यमंडल की बात कर लेते हैं, यानी मीजोस्फेयर की। तो यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। ठीक है, इसमें उल्का पिंड यहीं जलकर नष्ट होते हैं। जो उल्का पिंड हमको दिखाई देते हैं रात में कभी कभी, मतलब तारा टूटता हुआ दिखाई देगा और कहीं पर जाकर गायब हो जाएगा। तो ये सब घटनाएं किस में होती हैं, मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर में होती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं तापमंडल की। ठीक, तापमंडल की बात करें, जिसे हम कहते हैं क्या, थर्मोस्फियर। ठीक, थर्मोस्फियर, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 80 किमी से लगाकर 700 किमी तक होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आयन मंडल यहीं स्थित होता है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। तापमंडल या आयन मंडल अगर पूछे तो आप बोलेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है 80 किमी से लगाकर 700 किमी के बीच होती है, यानी 700 किमी तक होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, यानी आयन मंडल इसी में स्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाह्य मंडल की बात करें, जो पांचवा होता है हमारा बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर इसे कहते हैं। यह 700 किमी से ऊपर होता है। ठीक है, 700 किमी के से ज़्यादा जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। अंतरिक्ष की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, कहाँ से, बाह्यमंडल से मानी जाती है। फिगर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है, एक बार समझते हैं। देखिए वायुमंडल की परतों को के बारे में डिस्कस कर लें, तो सबसे पहले क्या, ये हमारी हो गई है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर मतलब मानकर चलिए क्या है, 12 किमी तक
0 से 12 किलोमीटर तक ये दूरी है, ठीक है, क्षोभ मंडल की, 0 से 12 किमी, ठीक। उसके ऊपर है आपका समताप मंडल 12 से 50 किमी तक, ठीक। मध्य मंडल है, ठीक, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर ताप मंडल है यानी आयन मंडल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर क्या है आपका बहिर्मंडल है यानी बाह्य मंडल है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्षोभ मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल में जो हमारी वर्षा होती है, बादलों का चमकना, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल में क्या होता है आपका उल्कापिंड जो उड़ती हुई नजर आती हैं। मध्य मंडल हो गया आपका, ठीक। इसके बाद आपका बहिर्मंडल में जो है यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें वायु की शुद्धता बनाए रखने के उपाय की, तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। प्रदूषण, ये हमने पहले पीडीएफ में पढ़ा था, यहाँ पर रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिकी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी जिसे कहते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी कहते हैं, शब्द का निर्माण ग्रीक शब्द ओएकोस यानी जिसका अर्थ होता है घर या आवास, तथा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन से हुआ है, ठीक है। अतः पारिस्थितिकी का अर्थ है जीवों के घर अर्थात उनके परिवेश का अध्ययन, ठीक। पारिस्थितिकी का क्या अर्थ होता है, जीवों का के घर अर्थात उनके परिवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। यह विज्ञान जीवों और उनके भौतिक तथा जैविक पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाओं और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, पारिस्थितिकी के घटक। तो पारिस्थितिकी के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, तो आप कहेंगे 2 घटक होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका जैविक घटक, दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। जैविक घटक में हमने ऊपर देखा था, ये जीवित घटक होते हैं, जैसे हो गया पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, ठीक है, ये जैविक घटक के रूप में आते हैं। और अजैविक घटक में निर्जीव घटक आते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, प्रकाश, मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। ये सब अजैविक घटक होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पर्यावरण के घटक के बारे में। तो पर्यावरण मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, जैवमंडल हो गया आपका, जिसमें जिसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, इसमें पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र शामिल है। और अजैविक पर्यावरण होता है जिसमें कौन कौन सा शामिल है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल शामिल होते हैं, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर हमारा क्या होता है, यानी चौथा पॉइंट है हमारा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों की वह कार्यात्मक इकाई जिसमें दोनों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। उदाहरण, वन, तालाब, घास का मैदान, झील, समुद्र आदि, ठीक है। अब फिर से समझिए, जैविक यानी सजीव और निर्जीव घटकों की वह कार्यात्मक इकाई, ठीक, जिसमें दोनों के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मृदा है, ठीक, सूक्ष्म जीव यहाँ पर जैसे मछली हो गया, जल हो गया, मछली हो गई आपकी, ठीक। तो सूक्ष्म जीव जो है क्या है, वो अपघटक हैं, मछली क्या है, उपभोक्ता है। यहाँ से इसे वायु मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पौधे उत्पादक हैं, ठीक है। यहाँ से इसका जीवन संभव है, मतलब कि एक दूसरे का आदान प्रदान, सूर्य का प्रकाश अजैविक है, वायु अजैविक है, पौधे क्या हैं, जैविक हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के प्रकार। पारिस्थितिकी के प्रकार की बात करें तो स्थलीय पारिस्थितिकी भूमि पर रहने वाले जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन, जैसे हो गया आपका वन, मरुस्थल, घास का मैदान आदि, ठीक है। ये तो हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी। दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी। इसमें क्या होते हैं, जल में रहने वाले जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन, जैसे
मीठे जल की पारिस्थितिकी हो गई आपकी नदी, झील, तालाब। समुद्री पारिस्थितिकी में समुद्र, महासागर आ गए हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है आपका मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी। मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किस में आता है? मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर है आपका क्या? सूक्ष्म पारिस्थितिकी यानी माइक्रो इकोलॉजी। इसमें क्या होते हैं? छोटे क्षेत्र या व्यक्तियों के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। पांचवा नंबर है आपका व्यापक पारिस्थितिकी यानी मैक्रो इकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है? बड़े क्षेत्र या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन इसमें होता है, व्यापक पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है, ठीक। ये तो हो गए आपके कौन से पारिस्थितिकी के प्रकार, कौन कौन से हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी, जलीय पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, सूक्ष्म पारिस्थितिकी और व्यापक पारिस्थितिकी, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। आवास एवं पारिस्थितिकी स्थान। आवास की बात करें तो किसी जीव का प्राकृतिक घर या वह स्थान जहां वह निवास करता है उसे उसका आवास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिख लें, शेर का आवास जंगल है, ठीक है। आवास किसे कहते हैं? किसी जीव का प्राकृतिक घर या वह स्थान जहां वह निवास करता है उसे हम आवास की श्रेणी में रखते हैं। पारिस्थितिकी स्थान की बात करें तो किसी जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में बनाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका को उस पारिस्थितिकी स्थान कहते हैं, ठीक है। उसका क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी स्थान। फिर से देखते हैं, किसी जीव के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका को उसका हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी स्थान कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या देख लेते हैं, मधुमक्खी का कार्य परागण करना, ठीक। मधुमक्खी जो होती है फूलों से जो है क्या करती है, रस को मतलब निकालती है और उसका जो है क्या करती है, परागण करती है, ठीक है। उसका पारिस्थितिकी स्थान परागणकर्ता का है, ठीक है। मधुमक्खी क्या है? परागणकर्ता। ये क्या करती है? परागण का कार्य करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर है हमारा क्या पारिस्थितिकी में? 7वां नंबर है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। भोजन के आदान प्रदान की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह ऊर्जा का प्रवाह का मार्ग है, ठीक है। यह ऊर्जा प्रवाह का क्या है? मार्ग है। यानी खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? भोजन के आदान प्रदान की क्रमिक श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और यह क्या है? ऊर्जा प्रवाह का मार्ग है, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे घास। घास क्या है? उत्पादक है, ठीक है। इसको कौन खाता है? टिड्डा खाता है, ठीक। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? बाज खाता है, ठीक है। तो इसमें टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है और सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता है। बाज जो है कौन सा उपभोक्ता है? शीर्ष उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ठीक। ये तो हो गई आपकी खाद्य श्रृंखला, यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज खाता है, ठीक है। ये हो गई खाद्य श्रृंखला। अब बात करते हैं खाद्य जाल की। 8वें नंबर पर है हमारा क्या? खाद्य जाल यानी फूड वेब। कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल बनता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक। जैसे ये हो गई आपकी घास, ठीक। घास हो गई, तो घास को क्या होता है, अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो देखिए ये हो गया आपका बाज, शीर्ष उपभोक्ता, ठीक है। बाज क्या करता है? सर्प से भी जुड़ा है, लोमड़ी से भी जुड़ा है, ये घास से भी जुड़ा है, ठीक है। और ये चूहे से भी जुड़ा है, ठीक है। चूहे की बात कर लेते हैं। चूहा जो है सर्प से भी जुड़ा है, लोमड़ी से भी जुड़ा है, खरगोश से भी जुड़ा है और घास से भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का चैन है, मतलब वेव है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यही खाद्य जाल कहलाता है। यानी कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल बनता है, ठीक है। मतलब कि जब कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और वे तमाम प्रकार के लोगों से जुड़ी होती हैं तो वही क्या होता है? फूड वेब कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा क्या? पारिस्थितिकी पिरामिड। जीवों की संख्या, जैव द्रव्यमान या ऊर्जा को क्रमशः दर्शाने वाले पिरामिड को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक। इसमें पहला नंबर है संख्या पिरामिड, दूसरा नंबर है जैव द्रव्यमान पिरामिड और तीसरा नंबर है क्या? ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ये तो हो गया इसका सबसे निचले स्तर पर आता है उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता,
द्वितीयक उपभोक्ता इस श्रेणी में आते हैं, तृतीय उपभोक्ता इसमें शीर्ष में आते हैं, कौन? बाज होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा आपको इसमें आता है घास ओस हो गया, ठीक है, फल फूल हो गए। इसके बाद इसमें आता है टिड्डा जो इनको खाता है, पर जो उत्पादक को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जो सबको खाते हैं वो क्या होते हैं? शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पर कौन आएंगे? बाज आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या? पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता। यह जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी निर्जीव। यह सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक। यह स्वनियंत्रित एवं स्वसमायोजित होता है, ठीक है। इसमें खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पाए जाते हैं। यह गत्यात्मक एवं संतुलित प्रणाली है, ठीक है। ये तो हो गई पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता के बारे में। अगला पॉइंट है क्या? पारिस्थितिकी का महत्व, ठीक। यह हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग में सहायक है, जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। पारिस्थितिकी का महत्व आपका 11 नंबर था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जैवमंडल। अब हम देखेंगे जैवमंडल के बारे में, यानी हम जैवमंडल का अध्ययन देखेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर स्टडी करेंगे। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है, ठीक है। इसमें पृथ्वी की सतह का वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल परस्पर क्रिया करते हुए जीवन का समर्थन करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जैवमंडल कहलाते हैं। अब देखेंगे जैवमंडल क्या है। जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर वार्नाइक ने किया। किसने? वार्नडाइक ने। यहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इनका नाम होगा क्या? व्लादिमीर वर्नाडास्की, ठीक है। व्लादिमीर वर्नाडास्की। देखिए जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर वर्नाडास्की ने किया था, ठीक है। और यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी उपलब्ध होती है, ठीक है। यह वायुमंडल, जलमंडल व स्थलमंडल के उस भाग को मिलाकर बना है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। व्लादिमीर वर्नाडास्की ने किया। उसके पहले एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रियाई, जिनका नाम था एडुआर्ड सुइस। एडुआर्ड सुइस नामक वैज्ञानिक ने 1875 में जैवमंडल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रियाई, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने किया था। उसके बाद क्या होता है? व्लादिमीर वर्नाडास्की ने जैवमंडल की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से विकसित और विस्तृत किया था। इन्होंने क्या किया था? इसका नामकरण किया था, लेकिन विस्तृत और व्याख्या सहित किसने विस्तार किया था? वर्नाडास्की ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैवमंडल की संरचना की बात करें तो जैवमंडल की संरचना क्या है? जलमंडल यानी समुद्र की गहराई, मतलब समुद्र के गहराई में 11 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल की ऊंचाई में 12 किलोमीटर तक, ठीक है। ये इसका सतह हो गया। समुद्र की सतह से 11 मीटर गहरा और 12 मीटर ऊंचा, ये क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। स्थलमंडल पर वायुमंडल की बात करें तो 2 से 3 किमी गहरा स्थलमंडल पर, जो 2 से 3 किलोमीटर नीचे जाएंगे और उसके बाद 12 किलोमीटर तक ऊपर की ऊंचाई तक स्थलमंडल मतलब वायुमंडल होता है, ठीक है। अगर वायुमंडल की बात हम समुद्र तल से करें तो ये समुद्र तल में 11 मीटर गहरा से लेकर 12 किमी ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल यानी जैवमंडल। और यहाँ पर स्थलमंडल पर बात करें तो स्थलमंडल पे क्या होता है? 2-3 किलोमीटर गहराई तक से लेकर 12 किमी ऊंचाई तक वायु जो हमारा जैवमंडल पाया जाता है, ठीक। जैवमंडल की विशेषता की बात करें तो यह जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, मिट्टी तथा वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं।
यह विभिन्न तंत्रों का समूह है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह एक गतिशील तंत्र है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, ये जैवमंडल की विशेषता हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो क्या दिया गया है, जैवमंडल की सीमा। ठीक, जैवमंडल की सीमा की बात करें तो जैवमंडल की सीमा तीनों मंडलों में फैली हुई है। जो कौन कौन से तीनों मंडल हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। पृथ्वी की सतह से लगभग 10-12 किमी की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल होता है आपका। समुद्र की गहराई में लगभग 11 किमी तक, ठीक, जलमंडल होता है। मतलब जो समुद्र होता है उसमें 11 किमी गहरे चले जाएं उसको क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई आपकी, इसकी ऊंचाई 12 किमी तक जो होती है वो क्या होती है, वायुमंडल होती है। ये मान लीजिए आपका समुद्र हो गया, इसकी गहराई में 11 किमी चले जाएंगे तो ये क्या होता है, जलमंडल होता है। स्थल मंडल की बात करें तो ये पृथ्वी की सतह हो गई और सतह से 2 से 3 किमी की गहराई तक जो है क्या होता है, स्थल मंडल होता है। ठीक, कुल मिलाकर यह लगभग 20 किमी मोटा क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। ठीक है, अगर एक रेशियो निकालें तो हम जो है जैवमंडल जो क्या होता है 20 किमी की दायरा रखता है। ठीक है, 20 किमी का मोटा क्षेत्र होता है जहाँ जीवन संभव है। सीमा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायु की उपलब्धता हो गई, जल की उपलब्धता और दबाव एवं रासायनिक संरचना, ये क्या करते हैं, सीमा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैवमंडल के प्रमुख घटक की। पहला है आपका जैविक घटक, अजैविक घटक, तीसरा है आपका ऊर्जा स्रोत। ठीक, अगर हम जैविक घटक की बात करें तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। वे सभी जीवित तत्व जो जैवमंडल का भाग हैं, जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव, मानव आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक की बात करें तो वे सभी निर्जीव तत्व जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे हो गया आपका वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, खनिज हो गया, तापमान, सूर्य का प्रकाश। ठीक, ये क्या है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा स्रोत की बात करें, सूर्य जैवमंडल का मुख्य स्रोत होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है और संपूर्ण जीवन तंत्र चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया ऊर्जा का स्रोत, कौन है, सूर्य है। ठीक, यहाँ पर ये आपका सन बना हुआ है, ये क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें जैवमंडल की संरचना की, ठीक, तो जैवमंडल की संरचना को देखते हैं। सबसे पहले होता है इसमें क्या, उत्पादक, यानी हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। उत्पादक की बात करें तो हरे पौधे हो गए जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता की बात करें, यानी जिसे कंज्यूमर कहते हैं, ये वे जीव जो पौधों या अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें उपभोक्ता में कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी शाकाहारी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे शाकाहारी में कौन कौन से होते हैं, हिरण हो गया, गाय हो गई। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जिसमें मांसाहारी आते हैं, जैसे सांप, लोमड़ी, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और एक होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, यानी जो दोनों को खाता हो, जैसे हो गया कौन सा, शेर हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, शीर्ष मांसाहारी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता में क्या होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे शेर हो गया आपका, बाघ हो गया। ठीक, अब घटक की बात करें, डेकोम्पोसर्स। ठीक है, डेकोम्पोसर वे जीव जो मूल जैविक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फफूंदी हो गई, ये क्या हो गए, अपघटक होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मृत होगा। ठीक है, वे जीव जो मृत जैविक पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं, बैक्टीरिया और फफूंदी। ठीक, एक बार फिर से फूड चेन की बात यहाँ पर दी गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझ लेना। ठीक, बार बार हम एक ही टॉपिक को नहीं दर्शा सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है तो आप लोग समझ लीजिए। अगला पॉइंट है जैवमंडल के प्रमुख कार्य। तो जैवमंडल का प्रमुख कार्य में नंबर 1 है आपका जीवन का संरक्षण। यह सभी जीवों को आश्रय, भोजन और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। दूसरा नंबर है आपका क्या, पोषक चक्रण। ठीक है, अगर पोषक चक्रण की बात करें
तो जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि को संचालित करता है। ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो सूर्य ऊर्जा के रूप में जीवन तंत्र में प्रवेश करती है और विभिन्न स्तरों पर प्रवाहित होती है। ठीक है। पर्यावरण संतुलन की बात करें तो वायु, जल, मिट्टी और तापमान को संतुलित रखता है। ठीक है। और जैव विविधता का संरक्षण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों का आवास है जैव विविधता। ठीक। जैव मंडल के महत्व दिए गए हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। मनुष्य के लिए भोजन, वायु, जल, औषधि और अन्य संसाधन प्रदान करता है। जलवायु को नियंत्रित करता है और पर्यावरण को संतुलित रखता है। उसके बाद क्या दिया गया है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है और सतत विकास के लिए आधार प्रदान करता है। ये है आपका जैवमंडल का महत्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। आप लोग उसको जाया ना जाने दीजिए, क्या कीजिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको जो है नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। इसमें से जो टॉपिक आपको सम लग रहा है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको आप नोट बनाते चलिए, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में मदद मिलेगी। तो चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या, जैव विविधता। ठीक। हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों, उनके जीवन तथा उनके आवासों की विविधता से है, यानी उनके जीन तथा उनके आवासों की विविधता से है। यह जीवन के अस्तित्व और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो यानी जीवन और डाइवर्सिटी यानी विविधता। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और उनके आवासों तथा पारिस्थितिकीय तंत्रों की समृद्ध विविधता को दर्शाता है। इसमें विभिन्न स्तरों पर भिन्नता पाई जाती है, प्रजातियों, जीनों और पारिस्थितिकी तंत्रों के स्तर पर होती है। ठीक है। मतलब इसमें विभिन्न स्तरों पर भिन्नता पाई जाती है, जैसे किस स्तर पर, जैसे प्रजातियों के स्तर पर, जीनों के स्तर पर और पारिस्थितिकी तंत्रों के स्तर पर। ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता के स्तर की बात कर लेते हैं कि जैव विविधता के क्या स्तर हैं। नंबर 1 है इसका कौन सा, आनुवंशिक विविधता। किसी प्रजाति से जीवों में जीनों का अंतर, यानी उदाहरण के रूप में जैसे आम के विभिन्न प्रकार या नस्लें होती हैं, लंगड़ा, मालदा, मतलब ये क्या होता है, जीन का अंतर होता है। ठीक है। ये आनुवंशिक विविधता कहलाती है, यानी किसी प्रजाति से जीवों में जो अंतर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ठीक। प्रजाति विविधता की बात करें तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाले विभिन्न प्रजातियों की विविधता, उदाहरण किसी वन में पेड़, पंछी, जानवर, कीट, इनमें जो भी अंतर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रजातीय विविधता कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। विभिन्न प्रकार के आवासों, पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे वन, घास भूमि, झील, नदी, तालाब, मरुस्थल, चाप भूमि, मैंग्रोव आदि की विविधता जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के अंतर्गत रखते हैं। ठीक। जैव विविधता का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है, क्योंकि हम प्रकृति का हिलक नहीं। ठीक। ये कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैव विविधता के घटक। तीसरा नंबर है हमारा क्या, जैव विविधता के घटक। ये कौन कौन से घटक होते हैं, वनस्पति में पेड़ पौधे आ गए आपके, जंतु में आ गए पशु पंछी कीट जलीय जीव, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल आ गए, जीन यानी आनुवंशिक सामग्री, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जंगल, घास भूमि, तालाब, झील, समुद्र, मरुस्थल आदि आते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा क्या, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 है इसमें प्राकृतिक कारक, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन। ठीक। और दूसरा है आपका मानवीय कारक। मानवीय कारक में कौन आते हैं, वनों की कटाई, प्रदूषण, शिकार, शहरीकरण, भूमि का उपयोग में परिवर्तन, अतिक्रमण, ये क्या होते हैं, मानवीय कारण के अंतर्गत आते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा क्या, जैव विविधता के लिए खतरे। तो आवास का विनाश और खंडन, अतिदोहन, आक्रामक विदेश प्रजातियां, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और अनियोजित विकास, ये क्या है, जैव विविधता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा क्या, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। ठीक, जैव विविधता संरक्षण के उपाय के बारे में बात करते हैं। तो वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण, जन जागरूकता, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण, जैव संसाधनों का सतत एवं न्याय संगत उपयोग। ये क्या है, जैव विविधता संरक्षण के उपाय हैं। ये बेसिक एक नज़र में देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत में जैव विविधता की बात करें तो भारत 17 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। भारत विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.4% है, लेकिन विश्व के 7 से 8% वनस्पतियाँ तथा 6 से 7% जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, यह लगभग 47,000 पौधों की प्रजातियाँ, 91,000 से अधिक प्रजातियाँ जंतु तथा 2,50,000 से अधिक सूक्ष्म जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की जैव विविधता समुद्री समृद्धि का कारण देश की विविध जलवायु, भू आकृति और पारंपरिक ज्ञान है। ठीक है, भारत मेगा विविधता वाला देश है। मेगा मतलब बहुत बड़ी विविधता वाला देश है। अगला पॉइंट है, भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, मतलब कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। हिमालयी क्षेत्र है, कौन कौन सा, कहाँ, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जैव विविधता घोषित किया गया है। ठीक है, इंडो बर्मा जो है आपका उत्तरी पूर्व भारत में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फैला हुआ है। सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको हॉटस्पॉट, भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार में है। लक्षद्वीप समूह जो है केरल के तट पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र, तो इसमें प्रकार की बात कर लें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें 100+ हैं संख्या, जैसे हो गया काजीरंगा, गिर, कान्हा, रणथंभौर, ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और इनकी संख्या 100+ हो गई है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 600+ हो गई है। इसमें सारस्का हो गया, भीतरकनिका हो गया, पेरियार हो गया, चिल्का हो गया। ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें इसकी संख्या 18 है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन हो गए बायोस्फीयर। ठीक, टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसकी संख्या भी 50+ हो गई है। सुंदरवन, कान्हा, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है भारत में, 50+ है। रामसर स्थल की बात करें तो इसकी संख्या भी 80+ है। चिल्का झील, लोकटक झील, बुलर झील इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं रेड लिस्ट IUCN श्रेणियाँ। ठीक, जो यानी देखिए एक्स यानी एक्सटिंक्ट जिसे कहते हैं, ये इसका वर्णन मतलब जो विलुप्त हो गई हैं, इसका वर्णन किस में किया जाता है, EX में किया जाता है। ठीक है, एक्स में। प्रकृति में विलुप्त जो हुई हैं उसका वर्णन EW में किया जाता है, EW श्रेणी की हैं। अति संक्रमणग्रस्त जो है इसको CR कहते हैं, क्रिटिकली। ठीक है, संकटग्रस्त को EN के अंतर्गत रखते हैं, असुरक्षित को EU के अंतर्गत रखते हैं। निकट भविष्य में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, गेंडा, घड़ियाल, कछुआ, हिम तेंदुआ, ये सब क्या हैं, संकटग्रस्त श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इसको हम किस में रखते हैं, तो इसको EN में रखते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड। आगे बात करते हैं जैव विविधता का महत्व, यह पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, अभी भी हमने पढ़ा। जैव विविधता से संबंधित प्रमुख सम्मेलन या संगठन की बात कर लेते हैं। तो रियो सम्मेलन 1992 में जैव विविधता पर अभिसमय पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका CBD 1992 में लागू हुआ, CITES 1973 में हुआ। ठीक है, WWF जो हो गया आपका संरक्षण के लिए कार्यरत है। IUCN हो गया रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं, ये है आज की लास्ट स्लाइड। ठीक, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं, ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैस का पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैस की यहाँ मैच हो गया है,
तो सबसे पहले बात करें हम ओजोन परत की, ओजोन लेयर की। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, ठीक। यह पृथ्वी से 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी समताप मंडल में स्थित होता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका पृथ्वी, 12 किमी तक होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक। और 12 किमी से ऊपर जो 35 किमी तक होता है वो क्या होता है, समताप मंडल होता है, ठीक। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है, ओजोन मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। ये यूवी किरणों यानी जो सूर्य से हमें यूवी पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको अवशोषित करता है, पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, ओजोन परत का महत्व की बात कर लेते हैं। तो यूवीबी और यूवीसी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा करती है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और डीएनए क्षति से बचाती है, पौधों की वृद्धि एवं कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखती है, समुद्री प्लवक की रक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखती है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपका, हैलोन हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आपका, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे आदि ये क्या करते हैं, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है, ठीक है। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या क्या होते हैं, त्वचा कैंसर में वृद्धि, आँखों में मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, फसलों की उत्पादकता में कमी और समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें संरक्षण के उपाय की, तो क्या कहा गया है, CFC मुक्त उत्पादों का उपयोग न करें, ठीक है। CFC युक्त, यहाँ पर युक्त होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, ठीक है। CFC युक्त का उत्पादों का उपयोग न करें, पर्यावरण अनुकूलन रेफ्रिजरेटर अपनाएं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पालन करें, वृक्षारोपण एवं जन जागरूकता बढ़ाएं। ये संरक्षण के उपाय हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की, ठीक है, तो इसका एक परिचय देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें हैं जो सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के पास रोककर तापमान बढ़ाती हैं, ठीक है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स में लिख लेना। जैसे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पूछता है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं या कौन सी इसमें से नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। ये क्या है, प्रमुख कार्बन ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस के स्रोत की बात करें कि ग्रीन हाउस गैस के क्या स्रोत हैं, तो जीवाश्म ईंधन का दहन, उद्योग एवं बिजली उत्पादन, वाहनों का धुआं, वनों की कटाई, कृषि एवं पशुपालन, कूड़े कचरे और विघटन, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत हैं। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि, बाढ़, सूखा एवं चक्रवात जैसी चरम मौसम घटनाएं, जैव विविधता का ह्रास, कृषि उत्पादन में कमी, पेयजल संकट, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, ये सब पर्यावरण पर इसके प्रभाव पड़ते हैं, किसके, ग्रीन हाउस गैस के। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नियंत्रण की, तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर पवन का उपयोग करें, अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ऊर्जा की बचत करें, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करें, कार्बन उत्सर्जन में कमी करें, 3R सिद्धांत अपनाएं यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी 3R का उपयोग हमको अपनाना होगा, ठीक है। 3R सिद्धांत का अपनाएं। अब एक बात दोनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर इसमें क्या होती है, यानी ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैस के बारे में। समताप मंडल में ओजोन O3 की परत है और वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें ग्रीन हाउस के अंतर्गत आती हैं। अगर ओजोन की बात करें तो पृथ्वी से 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित होता है।
वायुमंडल की बात करें तो यह क्षोभ मंडल सहित में होता है, यानी पृथ्वी की सतह से 12 किमी की ऊंचाई तक वायुमंडल होता है। ओजोन परत में यूवी किरणों से सुरक्षा करना इसका कार्य होता है ओजोन परत का, और ग्रीन हाउस का ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखता है। ठीक है, क्षरण होने पर यूवी विकिरण बढ़ता है, ओजोन परत की बात कर रहे हैं। और ग्रीन हाउस की बात करें तो अधिक मात्रा में होने पर वैश्विक ताप वृद्धि होती है। मुख्य कारण क्या है इसका ओजोन परत का? CFC, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। और ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण CO2, CH3, N2O, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, नाइट्रस नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और है। प्रभाव की बात करें तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, फसल व समुद्री जीवन को नुकसान होता है। और इसके ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, हिमनद पिघलना, बाढ़, सूखा आदि होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने जो है करीब 1 आवर का पूरा रिवीजन कर लिया, जो वन शॉट में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट्स बनाना, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की थी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो वन शॉट रिवीजन में आपका आज का ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र खत्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।